Dear student, now we are going to discuss one another very important aspect of the BNSS, which is jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trials, which is the chapter 14, section 197 to till 209. We have already discussed during the investigation that under 173, when the information in cognitive cases, I mean to say about the FIR has been lodged in any police station, thereafter under the 175 of the 175 of the BNSS that talks about the police power to investigate the cognitive offense matters, and 176 talks about the procedure, how the investigation is being made, and thereafter the 177 talks about the how the report is submitted after the investigation, and thereafter 193 talks about the report of the police officer on completion of the investigation. Dear student, we have already discussed during the course of the investigation that कि जैसे ही संज्ञेय अपराध में की सूचना जो है किसी भी थाने के भारसात अधिकारी को मिलती है, वो एफआईआर दर्ज करता है और उसके बाद जो है कॉग्निटिव केसेस में वो जो है उस एफआईआर के अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट जो है वो 193 के अंतर्गत वो मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है। तो इतना तो हम लोग ने देख लिया था। अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर दैट आफ्टर द completion of the investigation and the report has now been submitted before the magistrate, अब किस मजिस्ट्रेट को या किस कोर्ट को ऐसे मामलों का ट्रायल करने का अधिकार होगा या फिर इंक्वायरी करने का अधिकार होगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है, जबकि इंक्वायरीज एंड ट्रायल जो है हमेशा मजिस्ट्रेट करता है। तो सवाल उठता है कि किस मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है कुछ मामले में, यानी संज्ञेय अपराध के मामले में। तो इसी के संबंध में ये पूरा का पूरा जो चैप्टर 14 है जो talks about the jurisdiction of the criminal court in inquiries and trial, which is very important topic as far as the PCSJ examination is concerned. Now one by one we will discuss all the section under section 173 197 to till 209. Each and every section is very important section, but it is very easy section, and I don't think that you will face any kind of the problem while understanding the objective behind these sections. So one by one we will discuss all the section under BNSS. First, section 197, which is very general section, which talks about the ordinary place of inquiries and trial. कि जो सामान्यतः जो है हर केस में, यानी कि ऑर्डनरी जो केसेस होते हैं उसमें इंक्वायरीज एंड ट्रायल के बारे में बताया गया है 197 में। और 197 बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, और जो ये कहती है कि कोई भी क्राइम अगर घटित हुआ है और ऐसे मामले में अगर सवाल उठता है कि तुरंत एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि अब ये पता चल, हम लोगों ने बीएसएस में देखा था कि 0 एफआईआर का भी प्रावधान है, अर्थात क्राइम कहीं भी घटित हो उसकी एफआईआर जो है वो कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक इंक्वायरी एंड ट्रायल की बात है, वो 197 में वो कहता है एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायरीड इनटू एंड ट्राइड बाय ए कोर्ट विदिन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट वाज मेड। डियर स्टूडेंट, यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट ये वाला जो लाइन है वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑफेंस जहाँ भी होगा उसके लोकल जुडिशन में जो भी मजिस्ट्रेट का कोर्ट आता होगा, सामान्यतः हर मामले का संज्ञेय अपराध के मामले में जो है इंक्वायरी और ट्रायल उसी कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यानी कि जहां पर ऑफेंस हुआ है उसके लोकल जुडिशन में जहां भी क्राइम हुआ है उसी का मजिस्ट्रेट जो है उसी कोर्ट में जो है उसका ट्रायल या इंक्वायरी और ट्रायल चला जा सकता है। ये सामान्य नियम है जो जनरली हर केस पर ये अप्लाई करता है। अब आइए कुछ स्पेसिफिक चीजें 198 की में बताई गई है। प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल का जो है वो कहाँ पर चलाया जाएगा, तो ये जो 90 इसमें 4 कंडीशन बताए गए हैं, ABCD वी हैव ऑलरेडी सीन हियर दैट। अगर आप सेक्शन ए को देखें कि कुछ कंडीशन कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई गई, जो जैसे व्हेन इट इज अनसर्टेन, जहां पर ये अनिश्चित है, in which of the
सेवरल लोकल एरियाज एंड ऑफेंस वाज कमिटेड, यानी कि एक ऑफेंस कमिट किया गया है, लेकिन उसमें इस बात की अनसर्टिनिटी है कि किस लोकल कोर्ट का जुडिक्शन उस ऑफेंस के बारे में बनता है। या दूसरा है वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड, जहां भी अपराध किया गया है, जहां कोई अपराध किया गया है पार्टली इन वन लोकल एरिया, जहां पर एक लोकल एरिया में कुछ अपराध हुआ है और दूसरे लोकल, जैसे अगर आप लखनऊ में देखिए तो कुछ अपराध जानकीपुरम थाने में हुआ, जानकीपुरम थाने के जो लोकल एरिया उसमें हुआ है, और कुछ अपराध जो है मान लीजिए इंदिरा नगर के थाने में हुआ है, कुछ अपराध हो सकता है कि गोमती नगर के थाने में हुआ है। तो जहां पर लोकल एरिया में कुछ कुछ अपराध हुआ है, ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन है कि किस जगह पर वो उस मामले का ट्रायल चलेगा। तीसरा है व्हेन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन, जहां पे एक ऐसा ऑफेंस हुआ है जो लगातार जारी है, जैसे कि मान लीजिए एब्डक्शन और किडनैपिंग का मामला है कि अगर जानकीपुरम से कोई व्यक्ति उठाया गया है, खुरम नगर होते हुए इंदिरा नगर होते हुए गोमती नगर होते हुए वो बाराबंकी की तरफ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो रहा है तो कंटिन्यू टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन, एक से ज्यादा लोकल एरिया में अगर वो अपराध सतत रूप से जारी है तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कहां पर इंक्वायरी ट्रायल होगी। और चौथा है वेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट एरियाज, यानी कि तमाम कार्य किए गए हैं जो डिफरेंट एरियाज में किए गए हैं किसी भी ऑफेंस के संबंध में, एंड इट मे बी इंक्वायरी और ट्रायल बाय ए कोर्ट हैविंग वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन। If you see that fourth clause says where it consists of several acts done in different local area, तो ऐसी स्थिति में अगर एक ही एक्ट जो है, एक ही कोई भी कार्य है वो डिफरेंट लोकल एरियाज में किया जाता है, यानी अगर आप वन बाय वन अगर आप देखें तो जहां पर पहला ये कह रहा है कि हमें नहीं पता है कि किस लोकल जुडिक्शन में वो कोर्ट का मामला है, यानी अनसर्टेन है कि कौन सा लोकल जुडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है, इसके बारे में अनसर्टेनिटी है। दूसरा बताता है कि एक एरिया में एक उस ऑफेंस का एक पार्ट हुआ है, दूसरे लोकल एरिया में दूसरा पार्ट हुआ है, वहां पर क्या कौन सी स्थिति बनती है। तीसरे में बताया गया है जहां पर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है कि एक से ज्यादा लोकल एरियाज में किया गया है, और चौथा बताया गया है जहां कई एक्ट किए गए हैं और डिफरेंट लोकल एरियाज में किए गए। तो ये चार कंडीशन ये बताता है। तो चारों कंडीशन में सवाल उठता है कि किस क्रिमिनल कोड का जो है वो किस क्रिमिनल कोड में उसकी इंक्वायरी ट्रायल होगी। तो यहाँ पर कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है 198 के क्लॉज में कि इट मे बी, इन चारों में से इट मे बी इंक्वायरी और ट्रायल बाय ए कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरिया, यानी कि जिस लोकल एरियाज में वो जिस लोकल एरिया में वो क्राइम हुआ है उस लोकल एरियाज का मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे केसेस का ट्रायल और इंक्वायरी करने में सक्षम है। यानी कि अगर जहां पर एक पार्ट एक जगह हुआ, दूसरा पार्ट दूसरा जगह है, तो दोनों ही मजिस्ट्रेटों को जो जिसके लोकल एरिया में आता है वो चीज़ है, वो दोनों ही मजिस्ट्रेट सक्षम है। यहाँ भी एक अपराध एक जगह हुआ है वो कंटिन्यू चला रहा है, यानी कि जो मैं बता रहा था कि जानकीपुरम से लेकर फिर वो डिफरेंट थाने के लोकल जुरिडिक्शन में जाता है। तो जहाँ जिस थाने के लोकल जुरिडिक्शन में जाएगा उस थाने के मजिस्ट्रेट को ऐसे केसेस को ट्राई और इंक्वायरी करने की पावर होगी। या तो ये चारों में एक चीज कॉमन है कि उनका ट्रायल और इंक्वायरी वहाँ हो सकता है जिस लोकल एरिया में वो आता है। Section 199 talks about the offense tribunal where act is done or consequences ensued. Dear student, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये एक सेक्शन ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन 198 का जो है एक्सटेंशन पार्ट है, इसी 198 को और भी आगे बढ़ाया गया है। वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनीथिंग विच हैज बीन डन एंड अ कॉन्सिक्वेंस विच हैज इंस्यूड। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों कि यदि एक कोर्ट के जुडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी कि किसी एक लोकल मजिस्ट्रेट का जो जुडिक्शन है उसमें कहीं एक में अपराध हुआ है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो उस अपराध का कॉन्सिक्वेंस है वो किसी अन्य जगह पर हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर किसी महिला को, किसी लड़की को किडनैप किया गया है और दूसरे जगह पर उसका दूसरे लोकल जुडिक्शन में उसका रेप किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह के मजिस्ट्रेटों को ऐसे केसेस से इंक्वायरी और ट्रायल चलाने का पावर दिया गया है इस सेक्शन 199 के अंतर्गत। सेक्शन 200 में बताया गया है कि यानी कि
क्राइम एक अफेंस एक जगह हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हुए हैं। दोनों ही मजिस्ट्रेटों को, यहाँ दोनों ही जगह के मजिस्ट्रेटों को पावर है कि ऐसे केसेस में 193 में करा चलाया जा सकता है। सेक्शन 200 टॉक्स अबाउट द प्लेसेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इन एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस। इसको जरा ध्यान समझिएगा दोस्तों। वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन इफ इट इज रिलेशन टू एनी अदर एक्ट which is also an offense or which is would be an offense। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, जो सेक्शन 200 बात करता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कृत्य किया गया है, जब वो कृत्य किया गया था तब अपराध नहीं था, यानी कि ये एक ऐसे कृत्य को बताता है, ऐसे मामले को बताता है कि जब वो एक्ट किया गया था तब तो वो अपराध नहीं था, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हुआ वो अपराध के रूप में आया। यानी कि एक्ट अपने आप में निर्दोष था, लेकिन उसका जो परिणाम आया वो जो है क्राइम के रूप में आया। और वो ऐसा क्राइम है जो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा बीएनएस के 2023 में कहीं ना कोई ऑफेंस है या किसी अन्य एक्ट प्रचलित एक्ट में कोई भी ऑफेंस है, अगर उसका कॉन्सिक्वेंस वो ऑफेंस है तो ऐसी स्थिति में जो दोनों ही कोर्ट में उसका मामला ट्रायबल होगा। जैसे यानी कि अगर आप देखें तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई कार्य करते हैं और जब कार्य किया गया तो वो कार्य ऑफेंस नहीं था, किसी को किडनी की प्रॉब्लम से या किसी को ब्रेन में कोई दिक्कत है और जाने अनजाने में वो किडनी पर या ब्रेन पर उसका हाथ चला गया या खेलते वक्त या किसी अन्य बगैर किसी सोच विचार के अगर उसे लग जाता है यानी ब्रेन पर चला जाता है, पहले से वो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है मान लीजिए, और किसी ने जाने अनजाने में उसके ब्रेन पर थोड़े से भी स्ट्राइक किया है, तो ऐसी स्थिति में उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था जहाँ की उसकी मृत्यु आती है। यानी कि जब वो हाथ लग गया उस वक्त वो अपराध नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसको उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस आया वो अपराध के रूप में उसकी ब्रेन ट्यूमर से मृत्यु हो गई, यानी ब्रेन ट्यूमर फटने से उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसी स्थिति में जो है वो ऐसी स्थिति में वो जो ये सेक्शन 200 कहता है कि उसका जो एक्ट है वो जब किया गया था उस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में भी वो मजिस्ट्रेट उसका ट्रायबल करने या इंक्वायरी करने में सक्षम है, और जहां उसका कॉन्सिक्वेंसेस निकला था, जहां उसकी मृत्यु हुई थी या जहां पर कोई ऑफेंस हुआ था, वहां पर भी वो मजिस्ट्रेट जो है उसके जुरिडिक्शन को उस लोकल मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन को मामला सुनने के लिए ट्राइबल या केस को ट्राई और इंक्वायरी करने के लिए सक्षम है। यानी कि एक्ट जब एक्ट किया गया था उस मजिस्ट्रेट जिस जगह एक्ट किया गया था उस जगह का मजिस्ट्रेट, और जहां उसे कॉन्सिक्वेंसेस हुए जहां पर वो अपराध हुआ वो दोनों का मजिस्ट्रेट जो है इस सेक्शन 200 में वो मामला सुनने के लिए अधिकारी है। सेक्शन 201 टॉक्स अबाउट द प्लेसेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस। कुछ ऑफेंस के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर ये ऑफेंस होगा तो यहाँ ये इंक्वायरी एंड ट्रायबल होगा। वो इसमें कहा गया 201 में जो है वो 4 सब क्लॉज बताए गए। तो 201 में जो पहला सब क्लॉज है कि यहाँ पर एक्ट खुद ही स्पष्ट रूप से कर दिया है कि अगर ये ऑफेंस होगा तो इसका ट्रायबल यहाँ पर होगा, इसका ट्राई यहाँ या इंक्वायरी यहाँ होगी। डकैती पहला इस 200 में जो सब क्लॉज 1 में है उसमें कहा गया एनी ऑफेंस ऑफ डकैती, पहला डकैती का, उसी में दूसरा और ऑफ डकैती विद मर्डर, डकैती प्लस मर्डर, पहला है डकैती, दूसरा है डकैती प्लस मर्डर, अब तीसरा है ऑफ बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ डकैट्स, यानी कि गैंग के तमाम सदस्य अगर एक गैंग बनाकर डकैती कर रहे हैं तो उनके ऐसे केसेस में, और चौथा है ऑफ स्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, यानी कि वो कस्टडी में जो है वो कस्टडी से वो भाग रहा है। तो चारों ऑफेंस में, चारों स्थिति में यहाँ बताया गया है कि उसमें इंक्वायरी और ट्रायल किस कोर्ट का हो, यानी कि अगर डकैती जहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है या जहाँ ऑफेंडर पकड़ा गया है, जैसे मान लीजिए जैसे कि डकैती की लखनऊ में की गई है और 3 लोग जैसे साफ साफ डकैती की गई है, डकैती करने के बाद जो जहाँ डकैती की गई उसके लोकल जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को पावर होगी, लेकिन कभी कभी होता है कि डकैती विथ मर्डर किया गया, डकैती एक जगह की है, मर्डर दूसरे के जगह पर लोकल जुरिडिक्शन में किया गया, तो दोनों जगह के मजिस्ट्रेटों को पावर होगा, या डकैती
कि कई गैंग के सदस्य मिलकर किए हैं। यानी एक गैंग है जिसका एक सदस्य कोई ऐसा कृत्य करता है कि या कृत्य करता है, या कृत्य करने के बाद, डकैती करने के बाद एक सदस्य जो है लखनऊ में छिप जाता है, एक बाराबंकी में छिप जाता है, एक सुल्तानपुर में छिप जाता है, एक जौनपुर में छिप जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जहाँ जहाँ इस गैंग का सदस्य जो है वो छिपा है, वहाँ के मजिस्ट्रेट को वो उसका ट्रायल करने का अधिकार होगा। यानी कि चारों जगह पर स्पष्ट रूप से। और ये चौथा वाला अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो स्केप करके एक्यूज जो है वो भाग रहा है, तो वो जहाँ जहाँ पर से गुजरेगा वहाँ लोकल जुरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को ऐसे केसेस को इंक्वायरी और ट्रायल करने का अधिकार होगा। सेक्शन 201 का सबसेक्शन 2 कहता है कि एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, जहां पर अगर ऑफेंस किडनैपिंग का है या एब्डक्शन का है, ऑफ ए पर्सन मे बी द पर्सन वाज किडनैप और द एब्डक्टेड और वाज चेंज। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जहां जहां किडनैप किसी व्यक्ति का किडनैप किया गया है या एब्डक्शन किया गया है, तो उस जगह से जहाँ से किडनैपिंग की गई है या एब्डक्शन किया गया है, उस जगह से लेकर जहाँ जहाँ इस व्यक्ति को किडनैपिंग और एब्डक्शन करके ले आया जाता है, रखा जाता है, उस सारे लोकल जुडिशन वाले मजिस्ट्रेट को ऐसे केसेस को ट्राई करने का पावर होगा। जैसे मान लीजिए लखनऊ से वो किडनैप हुआ, जौनपुर लाया गया, तो लखनऊ और जौनपुर दोनों ही मजिस्ट्रेट को ये पावर होगा कि उस केस का इंक्वायरी और ट्रायल चला सकता है। या जहाँ पर व्यक्ति किडनैप किया गया है या एब्डक्शन किया गया और उसका और उसके बाद उसको कहीं और जाकर रखा गया है, या उस व्यक्ति की वहाँ पर से रिकवरी हुई है, तो रिकवरी वाले जगह के मजिस्ट्रेट को जो है वो ऐसे केसेस को ट्राई करने का या ट्रायल करने का, इंक्वायरी करने का अधिकार होगा। सेक्शन 3 में बताया गया एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, पहले में डकैती बताई गई है, सेक्शन 201 क्लॉज 1 में डकैती, मर्डर, दूसरे में बताया गया है कि एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, और तीसरे में बताया गया है कि एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। यानी 3 ऑफेंस यहाँ पे बताया गया, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी अगर का मामला बनता है, तो ऐसी स्थिति में जिस ऑफेंस, जैसे साफ साफ कहा गया है कि जहाँ पर भी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी करने वाले लोग पाए जाते हैं, या जहाँ अपराध कमिट किया गया है, या जहाँ अपराध करने वाले लोग पकड़े जाते हैं, या जहाँ पर उस थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का सामान बरामद होता है, या जहां अन्य पर्सन की परमिशन के थेफ्ट और सामान लाया जाता है, तो सारे लोग सारे जगह पर लोकल जुडिक्शन वाले कोर्ट को जो है उसकी पावर होगी। यानी कि एक समान तरीके से अगर समझते हैं तो थेफ्ट, रॉबरी और एक्सटॉर्शन में जहाँ पर थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन किया गया वहाँ पर लोकल जुडिशन वाले मजिस्ट्रेट को पावर है। जहाँ जहाँ वो व्यक्ति जाता है या पकड़ा जाता है वहाँ वाले लोकल मजिस्ट्रेट को पावर है। जहाँ पर सामान की बरामदगी होती है वहाँ पर भी लोकल जुडिशन वाले मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो इंक्वायरी और ट्रायल ऐसे मामले में चला सकता है। चौथा केसेस है, फोर्थ है, वन एनी ऑफेंस, सेक्शन 201 का क्लास 4 कहता है एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ चौथा अपराध बताया गया है। देखिए पहला फिर से मैं रिपीट करूं, पहला डकैती का है, दूसरा है किडनैपिंग और अबडक्शन का है, तीसरा है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का, और चौथा है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर भी साफ साफ है कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे कि और उपरोक्त में हम लोग देख चुके थे कि जहाँ जहाँ पर भी क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जहाँ प्रॉपर्टी उसकी पाई जाती है या उसका पोजीशन पाया जाता है या उसका कुछ पार्ट पाया जाता है, अर्थात जहाँ से प्रॉपर्टी चोरी हुई है या जहाँ से प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी लाया गया है या जहाँ पाया गया है या वो व्यक्ति जिसे पता है कि चोरी की संपत्ति है और उसके पोजीशन में रखी जाती है, उसके हर एक लोकल जुडिशन वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट को ऐसे मामले में इंक्वायरी और ट्रायल पर करने का स्पष्ट अधिकार यहाँ पर सेक्शन 200 में दिया गया है। तो एक समान नियम दोस्तों समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ वो कृत्य के चिन्ह बरामदी, जहाँ जहाँ वो ऐसा कृत्य होता है और जहाँ जहाँ उसके निशान पाए जाते हैं वहाँ हर जगह का मजिस्ट्रेट जो है लोकल जुडिशन वाला वहाँ का हर मजिस्ट्रेट जो है ऐसे केसेस को ट्राई करने का पावर रखता है। अब ये सेक्शन 202 टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस कमिटेड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लेटर एक्स्ट्रा।
ये नया सेक्शन जो है बीएनएसएस में जोड़ा गया है, जो पहले सीआरपीसी की में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अब ज़माना जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का है, ज़माना जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का है। और जैसे हम लोग शुरू में देखा था कि बीएनएस में ज़्यादातर सेक्शन जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और जो मैसेजेस के ट्रांसमिशन होते हैं, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो ज़्यादातर ऑफेंस जो है वो घर में बैठ के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के माध्यम से हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में इस धारा को जोड़ने की आवश्यकता थी, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बीएनएसएस में ऐसी धारा को जोड़ी गई है। एनी ऑफेंस विच इंक्लूड चीटिंग may, if the description is precised by means of electronic communication or letter or telecommunication message, be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such electronic communication or letter or messages were sent or were received। यानी कि इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां कोई ऑफेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा या फिर लेटर के द्वारा, पत्र के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई ऑफेंस किया जा रहा है। यदि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट में देखें तो यहाँ पर प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ये तमाम चीज़ें जो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग वहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े थे कि जब लेटर के माध्यम से कोई प्रपोजल जाता है, कब एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस होता है। तो जहाँ प्रपोजल चला, फिर जहाँ एक्सेप्टेंस हुआ, इस तमाम प्लेसेस में जो है वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 202 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी भी मोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मोड से द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लखनऊ में बैठकर जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा बनारस में कोई अपराध करता है, किसी के खिलाफ अपराध करता है, तो ऐसी स्थिति में जो ऑफेंस होगा वो लखनऊ में और बनारस में दोनों ही जगह ट्राइबल होगा। तो यहाँ साफ साफ किया गया है कि जहाँ से मैसेज सेंड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से या फिर लेटर के माध्यम से, और जहाँ पर उसकी बरामदगी, जहाँ पर वो रिसीव किया गया है, दोनों जगह के लोकल मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो मामले का इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है। और इसी का सेक्शन 202 का क्लास 2 ये बताता है कि एनी ऑफेंस पनिशबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ द बीएनएसएस 2023 may be inquired into or trial by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the offender last reside with his or her spouse by the first marriages। दोस्तों ये बीएनएसएस की धारा 82 जो है वो बाइगैमी के ऑफेंस से रिलेटेड है। अगर आप देखें हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 सब क्लॉज 1 कहती है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी विवाह के समय नाइदर पार्टी ऑफ द स्पाउस हैज बीन लिविंग, यानी कि विवाह करते समय विवाह का कोई भी पक्षकार, पूर्व में कोई अगर पति है तो उसकी कोई पत्नी है तो उसका कोई पति जीवित नहीं होना चाहिए। अगर एक पति या एक पत्नी के रहते कोई स्पाउस दूसरी शादी करता है तो ये बाइगमी का ऑफेंस होगा, जिसके लिए कि बीएनएस की धारा 82 के अंतर्गत 7 साल की सजा से वो ऐसे अपराध दंडनीय होता है। तो उसी अपराध से संबंधित ये बातें बताई गई है कि अगर कोई भी मामला जो है, कोई भी मामला यहाँ पर बीएनएसएस की धारा 82 से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में वो जो ऑफेंस है वो कहाँ पर ट्राइबल होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो ऑफेंस वहाँ पर ट्राइबल होगा जहाँ ऑफेंडर जो है, जहाँ अपराध कमिटेड किया गया, जहाँ दूसरी शादी की गई है, वहाँ पर लोकल जुडिशल मजिस्ट्रेट ऐसे मामले को देखेगा, या फिर जहाँ पर अफेंडर जो है वो रिसाइड किया है अपनी पत्नी के साथ, जो भी व्यक्ति दूसरी शादी किया है वो अपने स्पाउस के साथ अंतिम बार रहा है, वहाँ का लोकल जुडिशल वाला मजिस्ट्रेट को पावर होगी, या फिर बाय द फर्स्ट वाइफ, यानी कि अगर जिस महिला के खिलाफ, क्योंकि दूसरी शादी का मामला है तो यानी कि अपराध जो पीड़ित होगी वो पहली शादी वाली महिला होगी, तो पहली शादी वाली महिला जो है वो इस अपराध घटित होने के बाद जहां पर परमानेंट तौर पर रिसाइड कर रही है वहां पर भी के लोकल जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये केसेस के, यानी 3 मजिस्ट्रेट को ये पावर होगी जहां पर ऑफेंस कमिट किया गया है, जहां ऑफेंडर जो है लास्ट बार रिसाइड किया है, या जहां पर कि ऑफेंडर की जो वैलिड पत्नी है वो परमानेंट तौर पर निवास करेगी। तो ऐसी स्थिति में तीनों को ही इसका राइट होगा मजिस्ट्रेट को। अब आइए सेक्शन 203
टॉक्स अबाउट द ऑफेंस कमिटेड और जर्नी और वॉयज, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस है जो जर्नी के दौरान या वॉयज के दौरान जो है वो कमिट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है ड्यूरिंग द जर्नी, ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए लखनऊ में कोई ट्रेन बनारस जा रही है, तो बनारस जो है लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर इत्यादि होते कि वो अगर बनारस जा रही है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन जहाँ जहाँ से गुजरती है यानी कि जर्नी के दौरान जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरेगी या वॉयज के दौरान जो है जहाँ जहाँ से वो पास होगा, वो वहाँ के लोकल जुडिशल मजिस्ट्रेट को ऐसे केसेस को इंक्वायरी और ट्रायल करने का अधिकार होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो मामला है जो यहाँ पर एक और भी है सेक्शन 202 में देखें कि अगर मामला चीटिंग का है या डिसऑनेस्ट इंटेंशन का है, तो ऐसे मामले में भी जहाँ जहाँ चीटिंग हुई है, जहाँ प्रॉपर्टी बरामदगी हुई है, वैसे वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट को भी ये पावर होगी सेक्शन 200 में, जो हम लोगों ने छूट दिया था। कुल मिला के अगर आप देखें तो सेक्शन 197 से लेकर 203 में जो समांतर अगर हम देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर ऑफेंस के चिन्ह पाए जा रहे हैं, वहाँ के लोकल जुडिशल वाले मजिस्ट्रेट को जो है ऐसे केसेस के ट्राई एंड इंक्वायरी का अधिकार हो। कंप्यूटर सेक्शन 204 which talks about the place of trial for offenses ट्राइबल टुगेदर, यानी कि सेक्शन अगर 204 को देखें तो उसकी हेडिंग ये कहती है कि कौन कौन से ऑफेंसेस को जो है एक साथ मिलाकर उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। कि कभी कभी होता है कि अगर एक ही ऑफेंस का ट्रायल अगर कई मजिस्ट्रेटों के द्वारा चलाया जाता है, तो खामखा कोर्ट का समय और गवाहों का इधर उधर एक ही अपराध के लिए दौड़ना जो है वो कोर्ट की और साथ ही साथ गवाहों को या एक्यूज पर्सन की भी जो है वो प्रॉब्लम या मुसीबत बन जाती है। ऐसे स्थिति में सेक्शन 204 ये कहता है कि जहां वेयर द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन आर सच दैट ही मे बी चार्ज विथ and tried at one trial for each and such offence by virtue of the provision of section 242, section 243 and section 244। इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसको क्लब करके एक ही कोर्ट में ट्रायल चलाया जा सकता है, तो जैसे एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने अलग अलग जगहों पर एक ही नेचर का क्राइम करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी एक एरिया में करता है, फिर दूसरे एरिया में करता है, कोई तीसरे एरिया में करता है, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग कोर्ट में उसका ट्रायल न चलकर एक ही कोर्ट में उसका ट्रायल सेक्शन 204 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत चला जा सकता है। सेक्शन 204 में अगर आप देखें तो 3 सेक्शन का जिक्र किया गया है, सेक्शन 242, 243 और 244, जो कि चार्ज से संबंधित है कि किन मामलों का जो है किन अपराधों का एक साथ चार्ज करके उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। तो सेक्शन 242 से कहता है कि जहां पर अलग अलग जगहों पर एक ही नेचर के क्राइम किए गए, एक ही तरह के क्राइम किए, जैसे एक ही चोरी किया गया, डकैती किया गया, रेप किया गया, एक ही नेचर का क्राइम जो है डिफरेंट प्लेसेस पे किया गया है, तो ऐसी स्थिति में सभी केसेस को क्लब करके किसी एक कोर्ट में ही उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। जबकि सेक्शन 243 ये कहता है कि ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, जहां एक से ज्यादा ट्रायल चलाना है, ऐसी स्थिति में सभी चार्ज को मिलाकर एक ही कोर्ट में उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। 244 में कहा गया है कि यहाँ पर संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है, अर्थात कौन कौन से ऑफेंस कहाँ किए गए हैं, इस बारे में अगर कोई डाउट है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 204 सब क्लॉज ये कहता है कि सभी मैटर को एक ही कोर्ट के सामने रखा जाएगा और एक ही कोर्ट में उसका ट्रायल जो है वो चलाया जा सकता है। तो सेक्शन 204 ए ये कहता है। सेक्शन 204 बी ये कहता है कि द ऑफेंस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन आर सच दैट, क्योंकि एक ही ऑफेंस को तमाम व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जैसे कि अगर लूट का ऑफेंस किया गया है तो उसमें लूट के गैंग ऑफ जो डकैट्स हैं वो एक ही लूट का अपराध एक ही अपराध जो है कई डिफरेंट प्लेसेस में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है सेक्शन 246 ये कहता है कि ये अलाउ करता है कि उसका ट्रायल जो है सभी मामलों का जो उस डकैती से रिलेटेड है, सभी मामलों का ट्रायल जो है एक ही नेचर से संबंधित है, तो सभी मामलों का ट्रायल एक ही कोर्ट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि सभी व्यक्तियों का ज्वाइंटली ट्रायल, क्योंकि डकैती अगर कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जो गैंग बना
के किया जाते हैं। तो गैंग के सदस्य जहाँ जहाँ उस क्राइम को अंजाम देते हैं उन सबको मिलाकर एक जगह उसका ट्रायल चलाया जाता है। ये सेक्शन 246 जो है ये कहता है। सेक्शन 205 अगर आप देखिए तो पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन, इसको अगर समझिए तो कभी कभी कोर्ट कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब एक ही कोर्ट में ऐसा लगता है कि एक्यूज का फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल जुरिडिक्शन में जो है व्यक्ति जो रहता है, जिस मजिस्ट्रेट को उसके पास पावर होती है, उस लोकल जुरिडिक्शन में रहने वाला कोई व्यक्ति इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि जो वो जांच को या ट्रायल को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में धारा 205 ये कहती है कि नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रीवियसली प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, उपरोक्त यानी 205 से पहले वाले जितने भी क्लॉज है जो किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस को एक पर्टिकुलर प्लेसेस में ट्राई करने के लिए पावर दिए गए हैं इस सेक्शन के अंतर्गत, उसको दरकिनार करते हुए अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी मामले का ट्रायल जो है वो किसी अन्य डिवीजन या अन्य सेशन कोर्ट में कराया जाना उचित होगा जिससे कि फेयर ट्रायल हो सके, तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी भी सेशन डिवीज़न में या सेशन कोर्ट में जो है मामले को ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मामले को दूसरे डिवीज़न यानी कि जिस स्टेट का लोकल जुरिडिक्शन है उसके इतर अगर किसी कोर्ट में उसको मामले को भेज रही है ताकि उसका फेयर ट्रायल हो सके उस केस का, तो ऐसी स्थिति में ये काम सिर्फ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ठीक कर सकती है। यानी राज्य सरकार को ही पावर है कि एक मामले का ट्रायल जो है एक कोर्ट से हटाकर सेम डिवीजन से हटाकर किसी अन्य सेशन डिवीजन में उसको कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइडेड क्लॉज भी जोड़ा गया है कि सच डायरेक्शन इज नॉट रिपग्नेंट टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि अगर ये एक्सेप्शन बताता है सब क्लास 205 का कि अगर मामले के संबंध में पहले ही किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ने कोई ऑर्डर पास कर रखा है इस संविधान के अंतर्गत या इस संहिता के अंतर्गत या एनी कोई ऐसा लॉ जो टाइम इन फोर्स है उसके अंतर्गत, तो ऐसा ऑर्डर जो है वो सेक्शन 205 सब क्लॉज 1 पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अगर कोई पहले से ही कोई ऑर्डर इस संबंध में पारित कर रखा है कि उसका ट्रायल कहाँ चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये राज्य सरकार जो है उस मामले को किसी और कोर्ट में नहीं भेज सकती है। सेक्शन 206 ये कहता है कि हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट वेदर वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। यानी कि अगर कोई डाउट है कि केस को कहाँ चला जाना है तो ऐसे स्थिति में ये डिसीजन जो है हाई कोर्ट लेगी। 206 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि वेयर 2 और मोर कोर्ट हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस। यानी कि किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस जो है वो दो से ज़्यादा मजिस्ट्रेटों ने ले रखा है। एंड ए क्वेश्चन अराइजेस, जहाँ पे सवाल उठता है एज टू विच ऑफ देम आर टू इंक्वायरी इनटू और ट्राइड दैट ऑफेंस द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट के बीच में इस बात को लेकर क्वेश्चन है या संदेह है कि कौन सा मजिस्ट्रेट उस कोर्स को ट्रायल करेगा, यानी कौन सा कोर्ट उस मजिस्ट्रेट को कौन सा कोर्ट उस मामले का संज्ञान लेगा, तो ऐसी स्थिति में बताया गया है कि जब कोई ऑफेंस पार्टली एक जगह हुआ हो और पार्टली दूसरे जगह हुआ हो और यहाँ पर ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को कन्फ्यूजन है कि किस मामले की ऐसे केसेस का ट्रायल किस कोर्ट में किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो अगर दोनों मजिस्ट्रेट जो है एक ही हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उस हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि मामला कहाँ चलाया जाना है, यानी किस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उस मामला को चलाया जाना है वो संबंधित हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर दोनों मजिस्ट्रेट या दो या 2 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट का जो जुरिडिक्शन है वो एक ही हाई कोर्ट के अंतर्गत आता हो।
जबकि 206 का सब क्लॉज 2 ये कहता है, इफ द हाई कोर्ट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई, इफ द कोर्ट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट। यहाँ पर दूसरा क्लॉज बताता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट का कोर्ट अलग अलग राज्यों से संबंधित है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक लखनऊ में कोई वारदात हुई है और एक वारदात जो है उसी उसी मामले से संबंधित कोई वारदात जो है वो दिल्ली में हुई है, यानी कि दोनों का डिफरेंट हाई कोर्ट्स है, दोनों मजिस्ट्रेट का जो हाई कोर्ट है वो डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कोई किडनैपिंग लखनऊ में हुई है और उसका मर्डर जो है मान लीजिए दिल्ली में हो गया है, और दोनों अलग अलग हाई कोर्ट के जुडिक्शन में है। ये डाउट है कि ये यहाँ पर ये डाउट है कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो है उस मामले का ट्रायल प्रारंभ करेगा। मान लीजिए ये भी हो सकता है कि दोनों ने उस मामले का ट्रायल और इंक्वायरी प्रारंभ कर देता है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि किस कोर्ट को उस पूरे के पूरे मामले को सुनने की या इंक्वायरी करने की पावर होगी। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी मजिस्ट्रेट पहला जो संज्ञान लिया है, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट ने पहली संज्ञान ली है उस मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन में जो हाई कोर्ट आता है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि मामला जो है वो कहाँ जाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर इस केस में देखिए कि क्राइम जो है मान लीजिए लखनऊ में हुआ है, किडनैपिंग लखनऊ में हुई है और मर्डर जो है दिल्ली में किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर किडनैपिंग लखनऊ में हुआ है और किडनैपिंग की FIR पहले लखनऊ में दर्ज हुई है और लखनऊ की पुलिस जो है उस मामले को तहकीकात करके उसकी पुलिस रिपोर्ट भेज चुकी है और फिर जाके उसका मर्डर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि मजिस्ट्रेट लखनऊ की मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो ऑलरेडी मामला प्रारंभ कर किया जा चुका है, अतः इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे लखनऊ में उस मामले को चलाया जाना है या फिर दिल्ली में उस मामले को चलाया जाना है। ये निर्णय जो है जहां जिस कोर्ट ने पहले प्रारंभ किया उसी कोर्ट के जुडिक्शन में आने वाला हाई कोर्ट जो है ये डिसाइड करेगा। जबकि यहाँ पर अगर सेम मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो सेम हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। डिफरेंट जुडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट वाले कोर्ट है तो जिस मामले को पहले संज्ञान लिया है वो मजिस्ट्रेट में आने वाला हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि मामला कहाँ चलाया जाना है। सेक्शन 207 ये कहता है पावर टू इशू सम्मन और वारंट फॉर ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड लोकल जुडिक्शन। अगर इसको देखिए दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को रीजन टू बिलीव है, कोई विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उसके लोकल जुडिक्शन में रहने वाला कोई व्यक्ति अन्य राज्य में जाकर क्राइम किया है, अन्य जगह पर, यानी यहाँ लिखा हुआ वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया, यानी भारत में के भीतर या भारत के बाहर अगर उसने कोई क्राइम किया है जिस केस का इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए वो सक्षम है, तो अगर वो भारत के बाहर भी क्राइम किया है तो वो व्यक्ति जो उस मामले से संबंधित है उस व्यक्ति को वो मान लिया जाएगा कि यहाँ पर लिखा है एज इफ की बात की गई है, एज इफ इट हैड कमिटेड विद इन सच लोकल जुडिक्शन। वो भारत के बाहर भी क्राइम किया गया है तो मजिस्ट्रेट को वही पावर है जैसे मान लिया जाएगा कि वो क्राइम का कमिट जो है वो उसके लोकल जुडिक्शन में किया गया है, और ऐसी स्थिति में उसको सारे पावर होंगे। वो चाहे तो उस व्यक्ति को समन कर सकती है, वारंट कर सकती है या अरेस्ट भी करा सकती है और उस मामले को कोर्ट में और उसके बाद ये समन वारंट या जो संबंधित निर्णय है, जो संबंधित डायरेक्शन है उसका पालन करेगी और उस व्यक्ति को फिर समन करने के बाद उस मामले को उस कोर्ट में भेज देगी जो जिस मजिस्ट्रेट को उसका ओरिजिनल जुडिक्शन करने का अधिकार है, और उस केस का ट्रायल जो ओरिजिनल मजिस्ट्रेट है उसका जो ट्रायल करने का अधिकार है उस मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भेज देगी। और यदि व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें उसके बेल मिल सकती है तो ऐसी स्थिति में बेल बॉन्ड साइन कराकर जो है उस मामले को उस संबंधित ओरिजिनल जुडिक्शन वाले के मजिस्ट्रेट के पास वो भेज सकती है। लेकिन उपरोक्त प्रावधान सिर्फ ऐसे केसेस में लागू होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ किया गया है कि ऐसे मामलों में सिर्फ लागू होगी जिसमें कि आजीवन कारावास और डेथ पेनाल्टी की सजा नहीं है। अगर आजीवन कारावास और डेथ पेनाल्टी की सजा है तब 207 का सब क्लॉज 1 जो है वो लागू नहीं होगा। जबकि 207 का सब क्लॉज 2 ये कहता है
कि अगर दो या दो से ज़्यादा मजिस्ट्रेट जिसका जुडिशन बनता है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसको किस कोर्ट में इसका ट्रायल चलाया जाना है, अर्थात मामला ऐसा है जिसे मजिस्ट्रेट यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उसको कहाँ ट्राई किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित हाईकोर्ट को वो मामला भेज दिया जाएगा और जो संबंधित हाईकोर्ट कहेगा वहीं पर ट्रायल चलाया जाता है। यानी जहाँ अगर आप देखें तो मामला अगर मजिस्ट्रेट का डाउट का है तो संबंधित हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि मामला जो है कहाँ उसका ट्रायल किया जाना है। सेक्शन 208 की बात की गई, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। When an offense is committed outside India, जहाँ पर ऐसा कोई ऑफेंस है जो भारत के बाहर किया जाता है, ऐसी स्थिति में भारत के बाहर क्या था, दो परिस्थितियां बताई गई भारत के बाहर वाले ऑफेंस में। बाई ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक हो, उसने अगर भारत के बाहर कोई अपराध कमिट किया है, वेदर ऑन ए हाई सी और एल्सवेयर, यानी हाई समुद्र के ऊपर, जैसे कोई शिप में अपराध किया है या किसी अन्य स्थानों पर अपराध किया है, या बाई ए पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन, या ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसने और एनी अदर उसने किसी शिप पर और एयरक्राफ्ट पर जो कि भारत में रजिस्टर्ड है उस पर कोई क्राइम किया है, तो ऐसी स्थिति में कहा गया है ही मे बी डेल्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। उस व्यक्ति को वैसे ही ट्राई किया जाएगा एज इफ मानो ही हैड कमिटेड एन एट एनी प्लेस विद इन इंडिया, माने वो आउटसाइड भी ऑफेंस किया है, भारत के बाहर भी ऑफेंस किया है, या शिप में भी ऑफेंस किया है, एयरक्राफ्ट में भी ऑफेंस किया है, तो भी ये मान लिया जाएगा कि वो भारत के उसके लोकल एरिया भारत में ही उसके लोकल जुडिक्शन में आने वाले एरिया में अपराध किया है, और ही में बी फाउंड और वेदर ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, यानी उसका ट्रायल जो है वो भारत में ही चलाया जाएगा। नहीं, अगर आप देखें तो कुल मिला के अगर ऑफेंस ऐसा किया है जिसका ट्रायल कहीं भारत में चला जा सकता है या फिर अपराध पूरी तरह से रजिस्टर्ड भारत में किया गया है, तो उसका ऐसे मामलों का जो ट्रायल होगा वो यहीं पर चला जाएगा। और लेकिन शर्त यह है कि अगर ऐसा कोई ट्रायल भारत में चलाया जा रहा है तो प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी द मैंडेटरी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्व आज्ञा लेने के बाद ही उसका ट्रायल जो है वो भारत में चलाया जाएगा। कि ऐसे मामलों में जब भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर ऑफेंस किया है या भारत का कोई नागरिक नहीं भी है, उसने कोई एयरक्राफ्ट और शिप में ऑफेंस किया है, अगर उसका मामला जो है भारत में चलाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो है अत्यंत आवश्यक होगी। सेक्शन 209 में कहा गया है रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ऐसा कोई ऑफेंस कमिटेड किया गया है, ऐसा जो ऑफेंस किया गया है जो भारत के बाहर किया गया है, जब कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो इंडियन टेरिटरी के बाहर किया जाता है उसका इंक्वायरी और ट्रायल जो है इस संहिता की धारा 208 के अंतर्गत 208 में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद जो है उसका ट्रायल जो है भारत में चलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उचित समझती है तो ये निर्देश दे सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के न्यायिक अधिकारी के समक्ष में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनीतिक या काउंसिल प्रतिनिधि के समक्ष दिए गए साक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शनों की प्रतियां ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय के में जो है साक्ष्य के रूप में पेश करने, जितने भी साक्ष्य उस संबंध भारत के बाहर उस मामले से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं उस साक्ष्य को जो है इस न्यायालय में पेश किया जाए, ऐसा आदेश जो है उस केंद्र सरकार जो है वो दे सकती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सेक्शन 197 से लेकर 209 तक जो है वो इस बात को बताया गया है कि किसी भी मामले का जो ट्रायल है या इंक्वायरी है वो कहाँ होगा। अगर दो मजिस्ट्रेटों के बीच में डाउट है तो उसका निर्णय जो है वो संबंधित हाई कोर्ट करेगी या कौन और कोई करेगा, और जहाँ पर भी क्लियर कंफ्यूजन है, जहाँ डाउट है, ऐसी स्थिति में उस डाउट में कि किस मामले को में कोर्ट मामले को संज्ञान लेने के लिए सक्षम है, इन सारे मामलों का निस्तारण जो है सेक्शन 197 से लेकर 209 के बीच में किया गया है। आई होप कि आप जो है सारे स्टूडेंट को जुरिडिक्शन वाला कि किस मामले को किस कोर्ट को में ट्रायल कराने का और इंक्वायरी कराने का अधिकार किस कोर्ट को है, इस मामले को इस सारी चीज़ों को जो है हमारे स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।